बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये आजमाइश जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। इसको मिसमैनेजमेंट भी कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास तैयारी कोई नहीं थी। फिर हमारे पास एक ऐसी हुकूमत है जिससे आवाम का कोई दर्द ही नहीं है, उन्हें एहसास ही नहीं है। अब भारत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में दूसरी मरतबा पाकिस्तान से रब्ता किया है, और ये रब्ता ख़ास तौर पर दरिया सतलुज में इंतहाई ऊँचे दर्जे के सैलाब के हवाले से। देखें, एक तरफ तो पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और लगातार पाकिस्तान में सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है, चाहे वो चनाब का है, चाहे रावी का है, चाहे वो पानी जो है वो सतलुज का है। सतलुज में हालात बहुत ख़राब हैं और ये इंडिया से ही बहुत ख़राब चले आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का इलाका ये मकबूजा कश्मीर के नीचे है। जब कश्मीर में बारिशें होती हैं तो ये इम्पैक्ट आता है हिमाचल प्रदेश तक, और हिमाचल से ये एरिया पानी समेत यहाँ का जो पानी है वो दाखिल हो जाता है इंडियन पंजाब के रास्ते पाकिस्तानी पंजाब में। और यही दरिया सतलुज है, इसके साथ दरिया ब्यास है, ऊपर दरिया चनाब है, और ये सारा पानी इन्हीं एरियाज में जो बारिशें हो रही हैं, अगर आप मैप में देखें तो इन्हीं एरियाज में होने वाली बारिशों का पानी सारा का सारा आ रहा है पाकिस्तान में। अब भारत ने 2 मरतबा रब्ता किया 24 घंटे में। उन्होंने आगाह किया कि ये वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अब खदशा है, और 4 सितंबर से पानी की सतह बहुत बुलंद हो जाएगी। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ये आज 4 सितंबर है और पानी की सतह बुलंद होती चली जा रही है। मुल्तान को लोग खाली कर रहे हैं, मुल्तान से लोग अपने माल मवेशी निकाल कर जा रहे हैं। जितने वहाँ पे दही इलाके हैं वो सारे ज़ेरे-आब आते जा रहे हैं, एक एक करके बंद अज खुद टूटना शुरू हो गए हैं। यह है मुल्तान की सूरत हाल। कसूर की सराउंडिंग में बहुत तबाही हुई है, मुजफ्फरगढ़ में बहुत तबाही हुई है। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक दरिया झेलम और दरिया चनाब ये दोआबा पे आकर इकट्ठे होते हैं जंग में। यहां से आगे काफ़ी तबाही है, और उसके बाद ये नीचे की तरफ बढ़ते हैं मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे, और फिर ये रहीम यार खान के मुकाम पे दरिया सिंध के साथ जुड़ जाते हैं। फिर ये सारा पानी सिंध में दाखिल हो जाता है। अभी सिंध में वो सिचुएशन बनी नहीं, सिंध का पेट वैसे ही बहुत चौड़ा है दरिया का, लेकिन जो पंजाब में तबाही हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी 88 के सैलाब में बहुत पानी आया था, बहुत तबाही हुई थी, उसके बाद जो है वो ये वाली तबाही है। इसको भारत के खाते में बाद लोग डालते हैं, लेकिन हुकूमत खुद अब इसको कंफर्म कर रही है कि भारत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में दूसरी मरतबा रब्ता किया है। और लोग इतने परेशान हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही वो जाएं का। लोगों के मवेशी बह गए, घर बह गए, बहुत बुरे हालात हैं। हुकूमत की मदद करने की कैपेसिटी ही कम है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत उतनी अमीर तो है नहीं, या उतना पैसा तो पाकिस्तान की हुकूमत के पास है नहीं। तो बजाय इसके कि वो आवाम की मदद करते हैं वसाइल के मुताबिक, पहले उन्होंने गलत पॉलिसियों से आवाम को कुचल दिया, और अब सैलाब के जरिए से रही सही कसर निकल गई। और हुकूमत ने इसका हल ये निकाला कि हम टिकटॉक्स बना लेते हैं, हम बच्चों के बीच में जाके बैठ के हंस खेल लेते हैं, तालियां बजा लेते हैं, हम थोड़ा सा बच्चों को हंसाएंगे, थोड़ा सा खुद हंसेंगे, थोड़ी सी टॉफियाँ शॉफियाँ तकसीम करेंगे, इंजॉय करेंगे, और लोगों को ये तासुर देंगे कि जैसे हम सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हुए हैं। वो ये तासुर देने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अब बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं। इतनी गालियां पड़ रही हैं पंजाब में हुकूमत को, इतनी गालियां पड़ रही हैं कि इतनी सारी गालियों में से एक आधी जियो न्यूज़ पे ऑन एयर भी हो गई। यानी गालियों की मिकदार इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा फ्लो आ रहा है गालियों का कि एक आधी गाली जो है वो टीवी चैनल पे भी ऑन एयर हो गई। पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूज़ चैनल है जियो न्यूज़, वहाँ पे एक नौजवान बात करते हुए जज्बात में उसने गाली दे दी, और गालियाँ इतनी ज़्यादा हैं वहाँ से वो गाली भी ऑन एयर चली गई और हेडलाइन के अंदर चली गई। अंदाज़ा करें आप। ये नाज़रीन इनकी सूरत हाल है, और बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने पीस के रख दिया, लोगों की बात ही नहीं सुन रहे। जो असल सैलाब मुतासरीन हैं उनके करीब भी नहीं जा रहे, जो बात कर सकता है बंदा उसके करीब फटक भी नहीं रहे। हत्ता कि जो PMLN की क़यादत है या उनके MNAs MPAs हैं वो भी नहीं जा पा रहे। वो जाते हैं तो लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है उनकी, लोग उन्हें गालियां देते हैं, वो लोगों को गालियां देते हैं। कल वो एक रमदे साहब है, उनके साथ वो गालम गलोच अंधाधुंध चल रही थी वहां पे, पब्लिक और वो साबिक MNA या पता नहीं मौजूदा है, वो लड़ रहे थे। PMLN का बंदा है, एक मरियम नवाज का पसंदीदा MPA है जो पहले PTI था, वहां से फिर वो शमूलियत कर गया PMLN के अंदर। वो सामने खड़ी खातून फरियाद कर रही है और वो अपने पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो परफ्यूम लगा रहा है। समझ से बाहर है, ये लोगों को बिल्कुल इंसानियत है ही नहीं, इन्हें समझ ही नहीं है। यानी ये उनको तासुर दे रहा है कि तुम्हारे अंदर से मुझे स्मेल आ रही है,
तो मैं अपने ऊपर जो है परफ्यूम छिड़क रहा हूं, जो भी है पता नहीं उसका क्या बयानिया वो देगा। अभी तक तो सोच ही रहा होगा कि मैंने इससे निकलना कैसे और बयानिया क्या बनाना है। तो अब लोग इतने तंग आ गए हैं कि लोग अपने मोबाइल फोन से इनको एक्सपोज करना शुरू हो गए। ये एक वीडियो है मेरे पास, यहां मैं देख रहा था कि वहां पे लोग खड़े होकर इनके मुंह पे रेस्क्यू वालों के बता रहे हैं कि अब ये सारे के सारे हमें रेस्क्यू करने की बजाय ये लग गए हैं टिकटॉक्स के ऊपर। लोगों ने इनके मुंह पे खड़े होकर बताया कि जी यहां से कश्ती के अंदर 4 बंदे बिठाते हैं, ये 2 एकड़ दूर लेके जाते हैं, वहां से पानी के बीच में वीडियो बनाते हैं और निकाल के वापस ले आते हैं और वीडियो पीछे व्हाट्सएप कर देते हैं। ये आज लोगों ने वीडियो भेजी है और वो कश्ती के अंदर बैठे हुए लोग उनके साथ ये बात करके सोशल मीडिया पे वायरल, आप देख सकते हैं जाके। लोगों को बिठाते हैं, 4 लोगों को पानी के अंदर पहले लेकर जाते हैं, वहां से वीडियोस बनाते हैं, वापस आ जाते हैं। वो बाबा जी है वो 3 दफा रेस्क्यू हो गए, अब उनकी वो चौथी वीडियो ना निकला है। वो बार बार उनको बेचारे को पानी में डाला जाता है, वो पानी में जाने के बाद डूबने का वो एक्टिंग करते हैं, उसके बाद ये आती है वो एमएनए, वो आके उसको रेस्क्यू करती है। वो 3 जगह से रेस्क्यू कर लिया अभी तक। बार बार इस तरह की जालसाजी ये करेंगे। हुकूमत जालसाजी के साथ बनी है तो ये सारे काम फिर जालसाजी के साथ ही होंगे। जालसाजी की हुकूमत जो है वो जालसाजी वाला काम ही करेगी ना, जाली टिकटॉक्स बनाएंगे। अब उन हुकूमत को खुश रखने के लिए इदारे भी इसी काम पे लग गए बदकिस्मती से। मरियम नवाज ने चूंग का दौरा किया है, ये लाहौर का इलाका है चूंग का, यहां बहुत तबाही आई है। यहां पे भी हुकूमत खाना नहीं दे पा रही, लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रही। तो चूंग जब ये गई तो जो मुतासरीन है वो बाद में ये मीडिया वाले गए तो उनको गिला कर रहे थे कि जी हमने मरियम नवाज को बताना था अपने प्रॉब्लम्स का, हमने अपनी चीजें सामने रखनी थी, जैसे पानी घुस गया घरों में, जो कुछ हुआ, जो नुकसान हुआ, वजीर आला कम से कम बताना चाह रहे थे उसको। तो जनाब हमें एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। खवातीन बता रही हैं कि हम मरियम नवाज से बात करना चाहते थे, उसकी आमद के मौके पर हमें एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और एक स्टेज सजा के चंद लोग बिठा के मरियम नवाज के टिकटॉक बना के वहां से रवाना कर दिया। ये नादरीन इनके हालात हैं। अब नादरीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखें अपोजिशन का एक रोल होता है। इस वक्त तो अपोजिशन है ही नहीं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल के अंदर क़यादत मौजूद है, उन्होंने इस मुश्किल सूरत हाल में एक खत लिखा है और उस खत में उन्होंने बताया कि करना क्या चाहिए। यह खत आया है लाहौर में कोट लखपत जेल से। शाह महमूद कुरैशी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, मियां महमूद रशीद है, उमर सरफराज चीमा है और एजाज चौधरी है। इन्होंने हुकूमत को खत लिखा है कि अब करना क्या है। उन्होंने कहा पंजाब मुकम्मल तौर पे तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। सैलाब ने खुराक और ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा दिया है। हुकूमत ने वक्त पर गंदम खरीदने का फैसला जो नहीं किया और जो गंदम ना खरीदने का फैसला किया, अब स्टॉक खत्म हो गया है। किसानों का जखीरा सैलाब में ज़ाया हो रहा है। कीमत 3700 रुपये मन तक पहुंच गई है, बल्कि अब इससे भी ऊपर जा रही है। तो नवंबर में गंदम की काश्त अब मुमकिन नहीं रही कि आप गंदम को काश्त करें। तो खुराक की पाकिस्तान में अब किल्लत पैदा होने जा रही है। ये जेल में बैठे हुए लीडर्स कह रहे हैं, बाहर बैठे हुए लोगों को टिकटॉक बनाने से फुर्सत नहीं है, वो जेल में बैठे हुए बता रहे हैं जनाब ये सूरत हाल पैदा हो गई है। चावल की फसल तबाह हो चुकी है, चावल की कीमत आने वाले दिनों में बढ़ेगी, चावल की बरामदात मुतासिर होंगी। आपके जो ज़र मुबादला आता है या जो आप बाहर भिजवाते हैं अपनी अजनास और उनसे आपको पैसा आता है, वो आना आपका बंद हो जाएगा या कम होगा। तो जनाब मकई और सब्जियां भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। कपास की फसल पहले ही आधी हो गई थी, वो जो रह गई थी वो भी तबाह हो गई है। अब जो आपका टेक्सटाइल का सेक्टर है या जो कपड़ा बनाते हैं, धागा बनाते हैं, उन सबको कपास बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी और खूर्दनी तेल भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने सिर्फ मसाइल नहीं बताए, तजावीज़ दी है कि ज़र मुबादला के हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी में और महंगाई में बहुत इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत को फौरी तौर पे क्या करना चाहिए जिससे पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, ये वो बता रहे हैं। नंबर 1, जितने भी मुतासरा अजला हैं उनको आबपाशी टैक्स जो होता है आबियाना, उससे मुस्तस्ना करार दिया जाए, टैक्स खत्म करें उनके। ज़रई इनकम टैक्स जो है मुअख्खर कर दिया जाए। छोटे किसानों के जितने भी ज़रई कर्जे हैं वो माफ़ कर दिया जाए और हुकूमत फौरी तौर पर खुराक के हुसूल के इकदाम करे। देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर। हो सकता है इस दफ़ा में चावल भी इंपोर्ट करने पड़े। तो खुराक पाकिस्तान में पूरी करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान की जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सैलाब उतरने के बाद, वो चारा होनी चाहिए।
सबसे पहले चारे का बंदोबस्त किया जाएगा ताकि जो जानवर हैं उन्हें महफूज रखा जा सके। पाकिस्तान जो है दूध पैदा करने वाले बड़े मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान में दूध की खपत भी बहुत ज़्यादा है और अगर दूध की पैदावार कम होती है, जो हालात पैदा हो गए हैं उसके बाद, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पे ये इक़दाम पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। एक तो खुराक जितनी मैक्सिमम हो सकती है पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमारी सरजमीन पे तो अब है नहीं। हुकूमत ने पहले खरीद कर स्टोर की नहीं, तो अब गंदम जो थी वो बहुत सारी ज़ाया भी हो गई है और अगले साल गंदम लगने की कोई उम्मीद नहीं है कि उतने बड़े पैमाने पर लगेगी जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में लगती है। तो ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। इससे निकलने की तजावीज़ भी उन्होंने दी हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुल्क को अब सिर्फ कर्ज़ों पे चलाएंगे। ये जो मौजूदा हुक्मरान है, एस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ जितना ये टोला मिला हुआ है, इन सबको इस बात का आइडिया है कि ना इन्हें टैक्स कलेक्शन ठीक तरीके से हो रही है, ना ये ज़र मुबादला के ज़खायर संभाल पा रहे हैं और पैसा इकट्ठा करने के तमाम ज़राए नाकारा कर दिए हैं इन्होंने। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की रुक गई हैं, बहुत कम एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। ज़राअत में मुकम्मल तौर पे अब तबाही हो चुकी है। सियाहत पाकिस्तान में ना होने के बराबर। ओवरसीज़ वो वैसे ही नाराज़ हैं। सरमायाकारी तकरीबन सिफर है और ये सारे मानते हैं कि SIFC आर्मी चीफ ने बनाया, उसमें उन्होंने बड़ा जोर लगाया, अपने सारे जर्नैल ला के बिठाए, लेकिन फिर भी SIFC कामयाब नहीं हुई। वो एक सफ़ेद हाथी है और उसमें किसी किस्म की कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिली। लॉ एंड ऑर्डर की और अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। उसके बारे में हर दूसरे दिन रिपोर्ट्स आती हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा के बारे में एक रिपोर्ट आई है, दहशतगर्दी के 605 वाक़यात हुए हैं 8 महीने के दौरान। खैबर पख्तूनख्वा में 605 वाक़यात और 138 शहरी इसमें जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर तो नो गो एरिया बन गया है। तो ये कैसे मुल्क चलेगा? ये सिर्फ कर्जों पे चलेगा। ये कर्जे हासिल करते जाएंगे क्योंकि इन्होंने वापस नहीं करने। ये रिटायर होकर भाग जाएंगे पाकिस्तान से, ये यहां पाकिस्तान में रहेंगे ही नहीं। इन्होंने रिटायर होकर निकल जाना है, सियासतदान जो है उन्होंने जुतियां छोड़ के भाग जाना है और ये कर्जा पाकिस्तानियों को वापस देना पड़ेगा। देखिए, परवेज मुशर्रफ ने जो पैसा लिया, क्या उसने वापस किया? जो पैसा ज़ियाउल हक ने लिया, क्या उसने वापस किया? या जो पैसा नवाज शरीफ ने लिया, क्या उसने वापस किया? या जो बेनज़ीर ने कर्जा लिया, क्या उसने वापस किया? ये कर्जा वापस पाकिस्तान की आवाम को करना पड़ेगा। और जो कर्जा ये लेते हैं, वो कर्जा अगर आवाम के ऊपर खर्च होता तो आज दिखाई देता, पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंच जाता। अब ये सिर्फ मुल्क को घसीटने के लिए और अपनी नौकरियां पक्की रखने के लिए कर्जा ले रहे हैं कि हमारा निज़ाम चलता रहे, और ये मुल्क को उस हालत में छोड़कर भागेंगे कि कोई बड़े से बड़ा हुक्मरान भी आ जाएगा ना, उसके बाद ऑप्शन बहुत महदूद रह जाएंगे। ये बात आप मेरी रिकॉर्ड पे रखिएगा और ये मैं उस वक्त आपको सुनाऊंगा जब लोग कल को ये कह रहे होंगे कि जनाब ये देखिए वो हुकूमत चली गई, अब क्यों नहीं संभाला जा रहा। और भाई, संभालने के काबिल ही नहीं छोड़ा। जो इस मुल्क के साथ कर दिया गया है, अब इसे कोई नहीं संभाल सकता। बहुत मुश्किल है, एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा, बहुत बोझ उठाना पड़ेगा, पूरी कौम के ऊपर बोझ डालना पड़ेगा, बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। जो इन्होंने कर दिया इस मुल्क के साथ, बहुत बुरा किया है इन्होंने। कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। और इनकी प्रायोरिटीज क्या है, ये राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आप देखें। उन्होंने, हुकूमत ने राणा सनाउल्लाह के जरिए से एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया है कि जनाब एक्सटेंशन हम आर्मी चीफ को दे रहे हैं, और अब इन्होंने नाम रख दिया एक्सटेंशन। असल में तो इन्होंने मुद्दत मुलाजमत जो है वो लंबी कर दी है, लेकिन नाम रखा, यानी मुद्दत मुलाजमत में तसलसल इन्होंने नाम रख दिया और एक्चुअली दिया इन्होंने एक्सटेंशन। तो मौजूदा आर्मी चीफ को भी बाकी आर्मी चीफों की तरह ये शौक था कि उनको एक्सटेंशन मिले, लिहाजा हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने एक्सटेंशन अब ले लिए और अब उनकी मुद्दत मुलाजमत राणा सनाउल्लाह की बकौल 5 साल है। और वो ये कहते हैं अगर कोई डिजर्व करता है कि उसको एक्सटेंशन दी जाए तो वो आसिम मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, और उनको तो 2027 के बाद भी रखना चाहिए। ये राणा सनाउल्लाह साहब है। एक दौर में परवेज इलाही साहब कहते थे कि 10 दफा बावर्दी सदर मुंतखब करेंगे परवेज मुशर्रफ को। वही ताकत आज आसिम मुनीर इंजॉय कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में भी हैं, और यही बात आज राणा सनाउल्लाह ने भी की है। तो जो काफ लीग थी डिक्टेटर के दौर में, वही आज नून लीग है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में। कोई इनमें फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही ये इत्मीनान हो गया एस्टेब्लिशमेंट को, तो साथ ही पता चला कि जी तोशाखाना 2 की तारीख का ऐलान हो गया। अब कल सुबह 10 बजे समात रखी है। अब देखते हैं रात के कैंसिल होती है या चलती रहती है। और ये भी देखना पड़ेगा कि ख़ानदान के अफराद को, वकला को, सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। बहरहाल
तोशाखाना 2 का जो केस है वो लंबे अरसे के बाद एक मरतबा फिर लगाया गया अडियाला जेल में। देखना ये कि इमरान खान साहब क्या बात करते हैं। इमरान खान पे इन्होंने जो भी इल्जाम लगाए ना, ये सारे अपनी जुबानों से इकरार भी कर रहे हैं और अपने हाथों से वो सारे काम भी कर रहे हैं। ये कहते थे इमरान खान को कि उसने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। भाई जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन सारी पॉलिटिकल पार्टी से ली थी और मरियम नवाज ने कहा था जी शुक्र है मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। आज मरियम नवाज की ईमा के ऊपर मरियम नवाज की अपनी मुशावरत के साथ नवाज शरीफ और उसका भाई और ये सारे मिलकर हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब को एक्सटेंशन देने का फैसला कर चुके हैं, जिसे राणा सनाउल्लाह के जरिए से इन्होंने ऐलान भी करवा दिया, अनाउंस करवा दिया जनाब कि डिजर्विंग कैंडिडेट यही है। यही लोग कादी फायद ईसा के बारे में भी यही कहते थे कि इससे बेहतर जज कोई नहीं है, सबसे डिजर्विंग यही है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर देखा कादी फायद ईसा साहब अब हुलिया बदल के फिरते हैं। कादी फायद ईसा साहब जो है वो पब्लिक में नहीं आ सकते, लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जनरल बाजवा कहीं पब्लिक के बीच में नहीं जा सकते, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अभी जनरल नदीम अंजुम रिटायर हुआ, तजर्बे के तौर पे निकालो कहीं बाहर पब्लिक में उसे, तो आइडिया हो जाएगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो हालात ये है कि इस तरह के लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है, जो लोग अवामी उमंगों के खिलाफ मुल्क को घसीटने की कोशिश करते हैं या लोगों को अजियत देते हैं, उन लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। इनका वक्त होता जरूर है, ये मौजें बहुत करते हैं, लेकिन वक्त थोड़ा होता है और एक दिन आता है वक्त खत्म हो जाता है। जजेस नादरीन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हौसला कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। अभी कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो अतर मिनुल्लाह साहब के आए हैं, मैं ये आपके सामने रख देता हूं चंद स्टेटमेंट्स उनके। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि अशराफिया की अजारादारी है, क्योंकि यहां आईनी गवर्नेंस नहीं है। पाकिस्तान बनते साथ ही पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद रख दी गई, और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये किताबों में लिखा है। उस वक्त के एयर चीफ मार्शल की किताब में ये बात लिखी है। जनरल ज़िया उल हक ने कहा कि हमारी अदलिया आज़ाद है, फिर उसी अदलिया ने भुट्टो को सूली पर चढ़ा दिया। 40 साल बाद अदलिया ने तस्लीम किया गलती हो गई, माफ़ी मांगी, लेकिन सज़ा किसी को नहीं हुई। बदकिस्मती से जज इस्तेमाल हुए। जनरल ज़िया उल हक वर्दी में बैठा था, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि भुट्टो केस की अपील में सुप्रीम कोर्ट में है, अदलिया आज़ाद है, जो फैसला देगी कबूल होगा। और फिर अदलिया ने भुट्टो शहीद को सूली पर लटका दिया। इसी बेंच के जजेस ने बाद में कहा दबाव था। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में अपनी गलती तो तस्लीम की, मगर सज़ा किसी को नहीं हुई। उस वक्त सज़ा सिर्फ भुट्टो को नहीं मिली, उसके साथ इस मुल्क की आवाम थी, जिसके साथ मिलकर भुट्टो शहीद अशराफिया से लड़ रहे थे, और जजेस ने खुशी से खुद को इस्तेमाल होने दिया। आज इमरान खान उसी जगह पे खड़ा है, लेकिन जजेस जो है वो इसी तरह आलाकार बने हुए हैं, इसी तरह सहूलतकार बने हुए हैं। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि हाइब्रिड निज़ाम के बारे में भी जज ने बात की कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो आमरीत है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है, दूसरी तरफ अतर मिनुल्लाह साहब कहते हैं कि ये तो आमरीत की एक मिसाल है, आमरीत है। और एक्चुअली तो आमरीत ही चल रही है ना पाकिस्तान में, और क्या चल रहा है। वैसे इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि जब जज साहब बात करते रहे जजों के इस्तेमाल होने पर, तो वकला शेम शेम के नारे लगाते रहे और वो कहते रहे कि जनाब शेम शेम ये चल रहा है। तो वकला को भी इस बात का इदराक हो रहा है, जजेस को भी हो रहा है। कुछ जजेस ने लेटर्स भी लिखे हैं। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी बाकायदा कुछ हक़ाइक़ सामने रखे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी हक़ाइक़ सामने रखे खतूत लिखकर। तो जजेस को इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान में अदलिया बहुत बुरी तरह कंप्रोमाइज़ हो गई है और इस तरह मुल्क चल रहा नहीं है। देखिए सारे के सारे तबकात ही बहुत परेशान हैं, चाहे इदारे हों, चाहे सिक्योरिटी इदारे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, पूरा का पूरा निज़ाम परेशान है और हैरान है कि ये मुल्क के साथ कर क्या दिया गया है, और इस तरह ये मुल्क चल नहीं सकता। अवाम के अंदर भी एक कैफियत है, बहुत परेशान है वो भी। तो सबको आइडिया है कि इसको धक्का देना पड़ेगा, निज़ाम के इस हिस्से को, इस नासूर को हटाना पड़ेगा। अब पहल कौन करता है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वकला ज़रा बोल्ड होते हैं, उनसे ज़्यादा तवक्को रखी जाती है, इसलिए इमरान खान साहब भी बार बार वकला का नाम लेते हैं कि वकला करेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का हर तबका भरा बैठा है। देखना यह कि शुरुआत कहाँ से होती है और पहला कदम कौन उठाता है। बहरहाल जजेस के अंदर काफ़ी रिएक्शन है, परेशानी है, लेकिन जजेस ही कंप्रोमाइज़ हैं। इन्हीं के साथी जो है वो दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार भी बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाज़रीन अच्छी खबर आज ये है, हलीमा खानम के जो बेटे हैं वो रिहा हो गए, दोनों को जमानत मिल गई है।
बड़े बेटे को भी मिल गई जो बिल्कुल ही बेगुनाह था, दूसरे को भी मिल गई, और दोनों को जमानत मिली कि 27 महीने के बाद। ये कौन सा तरीका है भैया? आपने बंदे पकड़ के गिरफ्तार कर लिए, बंदे इधर ही थे, आपने पहले गिरफ्तार ही नहीं किए, 27 महीने के बाद आप गिरफ्तार कर लें। तो शेर अफजल के बारे में सवाल किया गया अलीमा खानम से, तो उन्होंने कहा स्टैब्लिशमेंट का बंदा है, जो उसको लाइन मिलती है वो करता है। इमरान खान ने इसीलिए उसको पार्टी से निकाला हुआ है कि वो नुकसान पहुंचा रहा था, वारदातें डाल रहा था। तो शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी अजीबोगरीब बात की अलीमा खान के बारे में। मोहतरमा अलीमा खानम, आपके बेटों को इंसाफ मिलने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, जबकि आपके भाई समेत पीटीआई के दीगर कारकुनान और रहनुमा उनके लिए इंसाफ नायाब हो गया है। मैं आपसे सिफारिश करूंगा कि हसन नियाज़ी के लिए भी कोशिश करें, जो 2 साल से जेल के पीछे है, और इसी जुर्म और एक ही किरदार के लिए, यानी ये जुर्म जो आपके बेटे ने किया वही उसने किया। बाकी आपके इल्ज़ामात का जवाब चंद दिन बाद। अच्छा, मामला ये है कि शेर अफजल मरवत ने बड़ा बारीक काम किया। वो ये कहते हैं कि अलीमा खान के बेटे ने भी वही किया जो हसन नियाज़ी ने किया। मेरी नज़र में तो दोनों बेगुनाह हैं, एहतजाज दोनों ने किया, लेकिन एक यूनिफॉर्म किसी बंदे ने पीछे से पकड़ाया, उसको उठाने की इतनी बड़ी सज़ा कि आप 10 साल एक बंदे को अंदर ही डाल दें। यहां जिन लोगों ने यूनिफॉर्म की बेतौकीरी की है, हकीकतन की है, उन्हें सज़ा नहीं दी गई, वो तो आराम से घर चले गए। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बेगुनाह और फौजी अदालतों से सज़ा होनी नहीं चाहिए थी, बजाय इसके कि शेर अफजल मरवत साहब जो लोग हसन नियाज़ी के साथ ज्यादती कर रहे हैं उनको टारगेट करें। वो अलीमा खानम को टारगेट कर रहे हैं कि जी हसन नियाज़ी क्यों नहीं छूटा, आपका बेटा क्यों छूट गया? भाई, एक बेगुनाह छूट गया और दूसरा बेगुनाह नहीं छूटा, तो ये सवाल अदलिया से और स्टैब्लिशमेंट से करना है या अलीमा खानम से करना है? जितना मैं जानता हूं, हसन नियाज़ी को वो अगर बाहर होता या बाहर आ गया तो वो शेर अफजल मरवत के इन मामलात की वजह से उसके गले जरूर पड़ेगा, जितना मैं उसे जानता हूं। आज शेर अफजल मरवत साहब उसकी हमायत नहीं कर रहे, एक्चुअली वो मुखालफत कर रहे हैं अलीमा खानम की। अगर हसन नियाज़ी की हमायत करनी है तो फिर उन्हें हसन नियाज़ी के हक में बात करनी चाहिए और स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करनी चाहिए, लेकिन वो हसन नियाज़ी के हक में बात करने की बजाय अलीमा खानम के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो सादा सी बात यह है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।